17 अगस्त 2024 अडानी की जेबी बनकर सेबी सरगना बनी माधवी बुच के खिलाफ हिंडनबर्ग रिसर्च के ताजे खुलासे के बाद सुप्रीम कोर्ट में इसी हफ्ते एक नई याचिका डाली गई है। सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की गई है कि उसने सेबी को जांच करने में कितना भी टाइम लगाने की जो छूट दे रखी है उसे तुरंत वापस ले और अडानी पर लगे आरोपों की जांच करने के लिए पूरी करने के लिए एक टाइट टाइम लाइन दे। 3 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को 3 महीने की मोहलत दी थी। ये मोहलत कब की बीत चुकी है और इंडियन इन्वेस्टर्स की जिल्लत शुरू हो चुकी है। याचिका दायर करने वाले एडवोकेट विशाल तिवारी ने याचिका में कहा है कि हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट ने लोगों और निवेशकों के मन में शक पैदा कर दिया। अब सेबी के लिए जरूरी हो गया है कि वो पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन खत्म करे और फाइनल रिपोर्ट दे। ये जनहित और उन निवेशकों के हित में है जिन्होंने 2023 में अडानी ग्रुप में अपने करोड़ों रुपए गंवा दिए हैं। सेबी की रिपोर्ट जानने का उनको अधिकार है। बता दें कि 2023 में हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद अडानी में पैसा लगाने वालों ने लाखों करोड़ रुपए गंवा दिए थे। वहीं इस बार सेबी पर रिपोर्ट आने के बाद फिर से अडानी के शेयरों में 17% से भी अधिक की गिरावट चल रही है और आम लोगों के 53,000 करोड़ से भी अधिक डूब चुके हैं। वैसे जनवरी में अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि रिकॉर्ड में इस बात के पुख्ता सबूत हों कि सेबी की जांच पहली नजर में सेवा पानी जैसी दिखे तो वो जांच को उससे वापस ले सकता है। संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 142 के तहत कोर्ट को ये अधिकार है। ये फैसला सीजेआई DY चंद्रचूड़ की 3 जजों की बेंच ने 3 जनवरी 2024 को सुनाया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर सेबी की रिपोर्ट में फेवर दिखता है तो वो जांच SIT को दे देगा। हालांकि अपने फाइनल फैसले में उसने सेबी को अडानी मामले की जांच से हटाने से इनकार कर दिया था। संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 142 के तहत अधिकार का प्रयोग सुप्रीम कोर्ट ने तभी करने को कहा था कि जब ये साबित हो जाए कि सेबी की रिपोर्ट में सेवा पानी है और ये आई तो खुद जस्टिस ही फेल हो जाएगा। दरअसल अदालत ने कहा था कि सेबी की जांच लोगों में भरोसा बढ़ा रही है और इतनी बड़ी जांच करने के लिए अदालत ने सेबी की पीठ भी थपथपाई थी। तब सेबी ने 24 में से 22 जांच पूरी कर ली थी। बाकी की 2 जांचों में वो बाहरी एजेंसियों और संस्थाओं से इनपुट का इंतजार कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट में जांच की स्थिति पर ये अंतिम रिपोर्ट थी। इसके बाद से सेबी ने क्या किया, सेबी की मुखिया अडानी बुच ने इस मसले पर क्या किया, किसी को कुछ नहीं पता। अलबत्ता पिछले 3-4 दिनों में लोगों के 50,000 करोड़ रुपए से अधिक डूब चुके हैं। वहीं नई याचिका डालने वाले एडवोकेट विशाल तिवारी ने अपनी याचिका में मोदी और सेबी दोनों से हालात पर रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने पूछा है कि क्या मोदी और सेबी ने कोर्ट की स्पेशलिस्ट कमेटी की उन सिफारिशों पर कार्रवाई की है जो कमेटी ने सेबी ढांचे को मजबूत करने के लिए करी थी। उन्होंने जुलाई में आए इलेक्शन रिजल्ट के बाद शेयर बाजार में आई गिरावट और निवेशकों को हुए घाटे पर भी मोदी और सेबी से डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी है। ये याचिका एडवोकेट तिवारी ने फिर से 13 अगस्त को लगाई है, शायद क्योंकि अखबारों में ये खबर 13 अगस्त को छपी थी। और लेकिन इससे भी बड़ी खबर ये है कि यही याचिका लगाने का आवेदन उन्होंने 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार में भी लगाया था। हिंदुस्तान टाइम्स के आर्थिक अखबार मिंट में खबर है कि तब सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने तिवारी के एप्लीकेशन को रजिस्टर्ड ही नहीं किया था, उल्टे मुंह मना कर दिया था। और न सिर्फ मना किया था बल्कि इसे पूरी तरह से गलत बताया था। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने कहा था कि इसमें कोई उचित कारण प्रस्तुत नहीं किया गया है। रजिस्ट्रार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सेबी की जांच के लिए कोई टाइट टाइमलाइन नहीं बनाई थी, जैसा कि एडवोकेट तिवारी दावा कर रहे हैं। रजिस्ट्रार ने यह भी बताया कि कोर्ट ने स्पेशलिस्ट कमेटी की सिफारिशों या चुनाव के बाद निवेशकों को हुए नुकसान के बारे में रिपोर्ट देने के लिए कोई खास डायरेक्शन जारी नहीं किए हैं। रजिस्ट्रार साहब के इतने दावों के बावजूद निवेशकों को चुनाव और हिंडनबर्ग का ताजा खुलासा मिलाकर 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का नुकसान हो चुका है। कुल मिलाकर अब बात इस पॉइंट पर आकर के टिक गई है कि क्या अडानी की जेबी सेबी की मुखिया पक्षपात कर रही हैं या नहीं, और क्या अपने अडानी रिलेशन के बारे में उन्होंने सेबी या फिर सुप्रीम कोर्ट की बनाई स्पेशलिस्ट कमेटी को बताया था या नहीं बताया था। ये स्पेशलिस्ट कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने मई या जून 2023 में बनाई थी। इस स्पेशलिस्ट कमेटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज अभय मनोहर सप्रे ने की थी। बाकियों में बॉम्बे हाई कोर्ट के पूर्व जज JP देवधर, सीनियर एडवोकेट सोमशेखर सुंदर सेन, बैंकर OP भट्ट, KV कामत के साथ साथ नंदन नील केड़ी भी शामिल थे। सेबी को इस कमेटी को बताना था कि वो अडानी ग्रुप के खिलाफ आरोपों की जांच किस तरह से कर रहा है।
इस बारे में इकोनॉमिक टाइम्स में एक खबर मिलती है जो सूत्रों के हवाले से बताती है कि बुच ने दिल्ली में पैनल से मुलाकात की सुप्रीम कोर्ट के बनाए हुए, और इस कमेटी को उनकी ब्रीफिंग सबसे पहली और इम्पोर्टेंट ब्रीफिंग थी। और इसके बाद सुनिए उन्होंने क्या कहा। इसके बाद उन्होंने कहा कि अब जब तक जरूरी ना हो वो कमेटी के सामने हाजिर नहीं होंगी। वकील विशाल तिवारी का कहना है कि ये साफ है कि बुच या सेबी ने स्पेशलिस्ट कमेटी के सामने ये खुलासे नहीं किए हैं, क्योंकि उनकी रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस बात का संकेत देता हो। तिवारी को लगता है कि कमेटी के सामने फैक्ट रखे ही नहीं गए। अब जरा इस कमेटी का भी हाल जान लीजिए। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिकाकर्ता जो कि लॉ स्टूडेंट है अनामिका जायसवाल, उन्होंने हितों के टकराव के आधार पर स्पेशलिस्ट कमेटी के 2 मेंबरानों के खिलाफ अदालत में आपत्ति जताई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि भट्ट और सुंदर सेन के अडानी ग्रुप के साथ प्रोफेशनल रिलेशंस हैं। हालांकि लोया से लेकर अडानी तक हर केस की तरह इस केस में को भी सुप्रीम कोर्ट ने निराधार बताते हुए खारिज कर दिया था। जायसवाल की वकील नेहा राठी ने scroll.com को बताया कि स्पेशलिस्ट पैनल ने अपनी रिपोर्ट में सेबी के ढेरों फेल्योर का खुलासा किया और यह भी इशारा किया है कि अडानी ने शेयर मार्केट में हेरफेर किया है। कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि सेबी अप्रैल 2016 से 13 तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की जांच कर रहा था जो अडानी ग्रुप की कंपनियों में पैसा लगा रहे थे, और फिर भी फायदा उठाने वालों की पहचान नहीं कर पाया। सवाल उठता है कि सेबी पहचान नहीं कर पाया या उसने पहचानने की कोशिश ही नहीं की। हिंडनबर्ग रिपोर्ट और संगठित अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्ट परियोजना साफ साफ इन निवेशकों और अडानी ग्रुप के बीच का रिलेशंस खोलते हैं, जो कम से कम कानून का उल्लंघन तो बताता ही है। स्पेशलिस्ट कमेटी की रिपोर्ट में भी यह कहा गया है कि डीआरआई ने जनवरी 2014 में सेबी को अडानी ग्रुप के घोटाले के बारे में बताया था, जिसमें बिजली इक्विपमेंट्स के एक्सपोर्ट का दाम अधिक बताया गया था। ये कुल 6,278 करोड़ रुपए की हेराफेरी थी। इसके सबूत सीडी में दिए गए थे। फिर भी सेबी अपने अंग विशेष में दही जमाए रहा। स्पेशलिस्ट कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद भी सेबी ने अडानी एंटरप्राइजेस के आईपीओ को तब तक जारी होने दिया जब तक कि अडानी ने खुद उनको वापस नहीं ले लिया। रिपोर्ट में एक और बहुत ही बड़ी बात कही गई है। अप्रैल 2018 और दिसंबर 2022 के बीच अडानी ग्रुप को लेकर 849 ट्रेडिंग अलर्ट जारी हुए थे। इसके बावजूद सेबी सोया रहा। बड़ी बात ये कि इन अलर्ट्स में से 603 प्राइस वॉल्यूम मूवमेंट के थे और 246 संदिग्ध अंदरूनी व्यापार के थे। 1-2 नहीं बल्कि 850 वार्निंग जारी होने के बावजूद सेबी ने तब तक कोई जांच शुरू नहीं की जब तक कि भारतीय लोगों के 1-1.5 लाख करोड़ रुपए स्वाहा नहीं हो गए। इतना ही नहीं, सेबी ने अडानी के लिए अपने नियम ही बदल डाले, खासतौर से विदेशी निवेशकों और सेबी के खुद के लिए लिस्ट की गई लाइबिलिटीज और उसे पब्लिश करने के नियम तब बदल डाले। इन सब चीजों ने अडानी का रास्ता और आसान बनाया, ऐसा सुप्रीम कोर्ट की स्पेशलिस्ट कमेटी की रिपोर्ट कहती है। इतनी थू थकार होने के बावजूद सेबी ने आज की तारीख तक अडानी पर अपनी जांच पूरी नहीं की है, जबकि स्पेशलिस्ट कमेटी ने मई 2023 में ही सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। मजे की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट भी आराम से सेबी को बार बार तारीख पे तारीख देता जा रहा है। देखिए कैसे। 2 मार्च 2023 को अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को 2 महीने के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश दिया था। अप्रैल में सेबी ने अडानी की लिस्टेड, अनलिस्टेड और बरमूडा ट्रायंगल का हवाला देते हुए 6 महीने और मांगे। मई में सुप्रीम कोर्ट ने इसे 14 अगस्त 2023 तक का वक्त दे दिया। फिर सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से 15 दिन और मांगे। इस साल 3 जनवरी को बिना सेबी के फाइनल रिपोर्ट दिए ही सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच ने उसी तरह से अडानी घोटाले पर आदेश जारी कर दिया जैसे कि कभी लोया केस में किया था। लोया केस में भी यही साहब थे जस्टिस DY चंद्रचूड़। जनवरी वाले फैसले में फिर से सेबी को 3 महीने की मोहलत दे दी गई। फिर याचिकाकर्ता बार बार सुप्रीम कोर्ट से मांग करते रहे कि भाई जांच का क्या हुआ, और सुप्रीम कोर्ट याचिकाएं खारिज करता रहा। इस पूरे वक्फे में निवेशकों के 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए।